अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दैट इज़ इको। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आप एवरीडे लाइफ में आप इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको से क्या मुराद है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि व्हेनेवर साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जब आप बोलते हैं या जब साउंड एक किसी सरफेस के ऊपर जाकर इंसिडेंट होती है, उससे टकराती है, जब उस पर पड़ती है तो वहाँ पड़ने से वो साउंड कुछ उसका पोर्शन, कुछ हिस्सा उस साउंड का वापस आ जाता है, हमें वापस दोबारा सुनाई देता है। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इको। व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस और इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री, इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम। ये उसी मीडियम में जब वापस आती है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ डिफाइंड एज व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, इट बाउंस बैक, इट कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो जब हम इको सुनते हैं, जब हम गूंज सुनते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं, तो उसका जो सेंस है, उसका जो एक एहसास है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो हमारे कान में परसिस्ट करती हैं, बाकी रहती हैं। कितनी देर तक? 0.1 सेकेंड तक। सो सेंसेशन ऑफ साउंड persist in our ear is about 0.1 सेकेंड। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को अगर आप ऑब्ज़र्व करना चाहें तो उसके लिए आप ये करते हैं कि किसी बिल्डिंग के करीब, किसी टॉल बिल्डिंग या किसी हिल के करीब जाकर आप ऊंची आवाज़ से चीखते हैं, आप एक चीख लगाते हैं या आप ऊंची आवाज़ से ऐसे क्लैप करते हैं। तो जैसा कि अभी इस रूम में भी ये साउंड आपको दोबारा वापस सुनाई दे रही है, तो उसका जो सेंस है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपको 0.1 सेकेंड तक रहती हैं। 0.1 सेकेंड तक आपके कान में उसका असर रहता है। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर इज़ अबाउट 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड तक हमें इको, जो साउंड एक बार प्रोड्यूस हुई, टकरा के वापस आती है, तो वो आपके कान में 0.1 सेकेंड तक आपको उसका एहसास रहता है। पहली बात। अब हम एक यहाँ पर हिल ले लेते हैं, एक पहाड़ी को लेते हैं कि ये आपके पास कोई हिल है, ठीक है, ऐसे आपके पास कोई हिली एरिया है, तो आपका वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो सपोज़ आप यहाँ खड़े होकर क्या करते हैं, एक चीख लगाते हैं, ऐसे ऊंची आवाज़ से आप कोई चीख मारते हैं या आप क्लैप करते हैं ऊंची आवाज़ से, तो जो साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुई ये यहाँ पर जाकर टकराती है। ये आपका मीडियम एयर है, तो जब इसके साथ टकराएगी और टकराने के बाद आपके कान में वापस आएगी, तो आपके कान में इसका असर कितनी देर तक रहेगा? आपके कान में इसका असर रहेगा 0.1 सेकेंड तक। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब अगर आपको इस पहाड़ी से और आपके बीच में जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अगर आप मेजर करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, एक छोटा सा फार्मूला है, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन उस फार्मूले को यूज़ करने से पहले आपको कुछ चीज़ें एज ए अपरेटस आपको याद रखनी है। मैं वो चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, उसको हम आगे भी स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। वी हैव ए स्टॉप वॉच, और आपके साथ एक पर्सन होना चाहिए, एक शख्स होना चाहिए जो उस चीज़ को क्या करे, स्टॉप वॉच को ऑपरेट करे। और सिमिलरली आपके पास एक मेजरिंग टेप होनी चाहिए, मेजरिंग टेप होनी चाहिए जिससे आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक टॉल बिल्डिंग थी या आपके पास एक वॉल थी, तो हम इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मीडियम आपके पास एयर है, तो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ v इज़ इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड और 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो आपके कान में उसका असर बाकी रहता है, उस असर के लिए, उस असर को आपने नोट किया कि वो आपके पास टाइम कितना है, वो 0.1 सेकेंड आपके पास टाइम है। तो आपको मालूम करना है s।
तो जब हम S मालूम करते हैं तो हम इसको फार्मूला लिखते हैं S इज़ इक्वल टू VT, सो V इज़ 340 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज़ 0.1 सेकेंड एंड दैट इज़ 34 मीटर। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस। बट ये 34 डिस्टेंस आपके और उस हिल के बीच में डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस इसका हाफ है। हाफ इसलिए है कि जब आपने यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की, जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुई तो साउंड ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया और फिर आपको वापस सुनाई दी, तो ये डिस्टेंस 2 टाइम्स है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसको लिख देते हैं, इसको अगर मैं S प्राइम कहता हूँ तो S प्राइम इज इक्वल टू S अपॉन 2, दैट इज़ 34 मीटर अपॉन 2, सो दैट इज़ 17 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है एक तरफ का। दैट मीन्स कि आपसे लेकर उस हिल का या आपसे लेकर उस टॉल बिल्डिंग का या उस ऊंची दीवार तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना आ जाता है, 17 मीटर। क्लियर हो गई बात? तो इस अंदाज से आप डिस्टेंस पे क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। हमने एक चीज़ और पढ़ी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो उसके लिए हम एक और एक्टिविटी लेते हैं। ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट है, एक मिनट तरह मैं इसको ठीक कर दूं। ओके, सबसे पहले हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए टेबल। हम इस तरह का एक टेबल ले लेंगे या हम एक वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए वॉल, ए टेबल। हम एक टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड वन पॉइंट हम ये करते हैं कि अरेंज दी पाइप्स ऑन टेबल और ऑन दी वॉल, नियर दी वॉल। ये जो पेपर ये जो आप पाइप बना रहे हैं, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये आप कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। आपके पास जो हार्ड कार्ड होते हैं, चार्ट होते हैं, तो उससे आप उसको आप रोल करके आप उसको ऐसा बना देते हैं। ये आप इस तरह का पाइप बना देते हैं। ओके, ये सिमिलरली आप एक और पाइप बना लेते हैं और इस पाइप को और इस पाइप को आप अरेंज कर देते हैं उस टेबल के ऊपर या उस वॉल के करीब जहां आप ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। क्या चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं हम? कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए भी हम आगे स्टडी करेंगे कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, यहाँ पर ये एक लाइट आप पड़ी और ये लाइट यहाँ से वापस हो गई, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है आई और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो डेफिनेटली जो साउंड वेव है, साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, साउंड की भी रिफ्लेक्शन है और साउंड की भी रिफ्लेक्शन डेफिनेटली हम तो हमारा आज का स्टडी टॉपिक यही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम स्टडी कर रहे हैं कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करती है। तो हमने ये पाइप 2 उठाए और इन पाइप को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे अरेंज कर दिया। इनके बीच में आपने एक कार्डबोर्ड को ले लिया, इस तरह आपने एक कार्डबोर्ड ले लिया इनके बीच में, लाइक दिस। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास ये एक शीट है तो इस शीट को आप यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं इस दीवार के साथ, तो यहाँ पर आप एक पाइप यहाँ अरेंज कर देते हैं, एक पाइप आप यहाँ पर अरेंज कर देते हैं। लेकिन ये आप थिन सा कार्ड यूज़ करेंगे। उस थिन से कार्ड को जब आप यूज़ करते हैं, ओके, तो फिर हम क्या देखते हैं कि इसके साथ हमने एक क्या कर देना है, अरेंज द पाइप्स ऑन द टेबल। नंबर 3rd पॉइंट इज प्लेस्ड ए क्लॉक नियर ए पाइप। एक पाइप के करीब आप एक क्लॉक रख देते हैं, तो वो क्लॉक, उसकी जो नीडल्स ऐसे घूमती हैं तो एक छोटी सी आपको साउंड सुनाई देती है, टिक टिक की आवाज़ होती है वो। अब ये टिक टिक की आवाज़ यहाँ से इससे एंटर होगी और यहाँ पर हमने ये कान बनाया है, ये हमने ऐसे ये कान बना लिया कि ये आपका कान है, दैट इज़ योर ईयर। तो आप कान लगा के यहाँ पर उस दूसरे पाइप के कॉर्नर से, ओपनिंग से आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं। बीच में आपने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, बीच में आपने एक पेपर रखा हुआ है, तो जब ये यहाँ से नीडल घूमेगी इस क्लॉक की, तो ये जो टक टक की आवाज़ है ये आपको यहाँ पर सुनाई देगी। लेकिन एकदम से आप परफेक्टली आप इसकी पोजीशन ऐसे नहीं एडजस्ट कर सकते कि किसी, जैसे
ये पाइप सम टाइम आपको इधर भी लेके जाना पड़ेगा, इधर लेके जाना पड़ेगा, ऐसे आप इसकी पोजीशन एडजस्ट करेंगे और फिर साथ में आप कान लगा के उसको सुनेंगे। तो जिस पॉइंट के ऊपर अगर आपको साउंड सही सुनाई दे रही है तो वहाँ पर आप ये करेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर आप उस पॉइंट को नोट कर लेंगे और वहाँ पर आप उसकी पोजीशन को मार्क कर लेंगे। जब आप उसकी पोजीशन को मार्क कर लेंगे तो मार्क करने के बाद जहाँ आपको सही साउंड सुनाई दी, वो जो टिक टिक की आवाज़ आपको सही जिस जगह पर सुनाई दे रही है, आप कान लगा के चेक करते हैं, सुनते हैं उसको, तो आप वहाँ पर उस पाइप की पोजीशन को एडजस्ट कर लेते हैं और फिर आप उसकी पोजीशन को नोट कर लेते हैं। आप फिर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते, आप उसको मूव नहीं करते दाएँ बाएँ। जब आपने आवाज़ सही सुन ली फिर आप इस पाइप को बेशक उठा दें। पॉइंट आपने पहले मार्क कर दिया, फिर यहाँ पर आप एक लाइन ड्रा कर देंगे। अब इस पाइप को भी उठाने से पहले इसकी पोजीशन मार्क करके आप यहाँ पर इसको उठाकर एक लाइन लगा देंगे। जहाँ वो दो लाइन एक दूसरे को मिलेंगी तो उनके बीच में से आप एक लाइन और ले लेंगे और वो लाइन रिप्रेजेंट करेगी किस चीज़ को। जैसे आपने एक लाइन ये ली, सॉरी मैं इससे ड्रा करता हूँ इसको, एक लाइन अगर आपने ये ले ली और एक लाइन अगर आपने ये ले ली, तो इसके बीच से हमने ये लाइन लगानी है जहाँ पर आपने कार्डबोर्ड को रखा था। अब ये आपके पास पाइप था, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट वन, ये पहला पाइप आपने प्लेस किया जिसके करीब आपने प्लेस किया हुआ था एक वॉच को, और इसके बाहर आप ऐसे लाइन लगा के, मतलब कि यहाँ पर आपके पास वो सेकंड वन पाइप था जहाँ पर आपका ह्यूमन ईयर था, जहाँ पर आपका कान था, इधर ये ईयर। अब इसके और इसके बीच में जो, इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ, इसके और इसके बीच में जो एंगल बना उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके बीच में जो एंगल बना उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बस इससे साबित हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, के साउंड वेव क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर ये लाइन मैं यहाँ पर ड्रा करता है, ऐसे ड्रा कर लेता इसको, ऐसे ड्रा करता, तो डेफिनेटली आप उसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है। और ये जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर आपको आवाज़ भी सही सुनाई नहीं दे रही थी। ये वो पोजीशन थी कि जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुआ, और ये वो पॉइंट था, ये वो पोजीशन थी जहाँ पर आपको इस क्लॉक की जो टक टक की आवाज़ थी वो आपको यहाँ पर ठीक ठीक सही वो आपको आवाज़ भी सुनाई दी। ये मेरी बात क्लियर हो गई आपको? ओके, तो इससे हमने किस चीज़ को प्रूव किया कि जो साउंड वेव है वो भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को, ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है इसको क्या करती है, फुलफ़िल करती है। जैसे हमने स्टडी किया कि जो आपके पास वेव की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्लेक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, तो वैसे लाइट की तरह हमारी जो साउंड है, साउंड वेव है, वो भी क्या करती हैं, इस रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी को, इस रिफ्लेक्शन के लॉ को क्या करती हैं, फुलफ़िल करती हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने प्रैक्टिकली उसको एक एक्टिविटी से प्रूव किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये लाइन हमने ड्रा कैसे की, ये बेसिकली जो हमने पाइप्स की अरेंजमेंट की, एक के सामने आपने क्लॉक रखा, दूसरे के सामने आपने ह्यूमन ईयर रखा, इस आवाज़ को यहाँ सुना। जब इस आवाज़ को आपने यहाँ सुना तो इट मीन्स दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल निकल आया। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि इस पाइप को मैं अगर ऐसे रखता हूँ, ये पाइप आपने ऐसे रखा हुआ है और दूसरा पाइप यहाँ से आप ऐसे रखते हैं, ठीक, दूसरा पाइप आप यहाँ से ऐसे प्लेस कर देते हैं इस अंदाज में, तो डेफिनेटली आपको दिखने में भी ऐसे लग रहा है। मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ इसको, ये पाइप है। अब देखिए इसके और इसके बीच में और ये एंगल, ये दो एंगल क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। ये आई है, आई इज़ नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच मीन्स कि अगर आप यहाँ, अगर आप इस आवाज़ को सुनना चाहें, यहाँ पर आप ह्यूमन ईयर से आप अगर इसको सुनना चाहते हैं, यहाँ पर किसी साउंड को प्रोड्यूस करके आप वहाँ सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ आवाज़ ठीक सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और जब आपको ठीक आवाज़ ठीक सुनाई नहीं दे रही तो आप इसकी पोजीशन को बदलेंगे, बदल के आप इसको ऐसी पोजीशन पर लाएंगे कि जहाँ आपको सही सुनाई देगी आवाज़। और जब आवाज़ सही सुनाई देगी तो आपको ये एंगल और ये एंगल कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो इससे ये बात प्रूव हुई कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन के लॉ को क्या करती है, ओबे करती है, फुलफ़िल करती है, या इस प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करती है। ओके, नेक्स्ट
हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, सो क्या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम से अफेक्ट होती है? आंसर इज़ यस। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीन मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड आपको कैसे मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज 15 टाइम्स greater than the speed of sound in gases. The speed of sound in solid is 15 times greater than the speed of sound in gases. Similarly, the speed of sound in solid, मैं लिखता हूँ liquid, in liquid is 5 times greater than the speed of sound in gases. And what is the relation between solid and liquid? तो solid और liquid का relation क्या होगा? The speed of sound in solid is 10 times greater than the speed of sound in liquid. ये 3 important points आपने याद रखने हैं। अगर आपको comparison पूछा जाए कि in which medium sound travel faster, किस मीडियम में साउंड फास्टर ट्रैवल करती है, किस मीडियम में साउंड फास्टली ट्रैवल करती है, या किस मीडियम में साउंड ज़्यादा है, तो हम देखते हैं कि V इज़ इन सॉलिड इज़ 15 टाइम ग्रेटर देन V इन गैसेस, कि सॉलिड के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ग्रेटर है गैसेस से 15 टाइम। लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 5 टाइम ग्रेटर है गैसेस से। और सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड से 10 टाइम ग्रेटर है। ओके, अब सॉलिड में क्यों ग्रेटर है? इसलिए ग्रेटर है कि इसके particles of solid are closely packed। इसके particles closely packed होते हैं, इसके particles space apart होते हैं as compared to solid। and in case of gases, इसके जो particles हैं ये space apart होते हैं, more space apart as compared to solid and liquid और solid के कंपैरिजन में गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा स्पेस अपार्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सो इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज़ more greater than liquid and gases. That's why the speed of sound travel faster in solid as compared to liquid and gases. हमें न्यूटन ने एक रिलेशन भी दिया है, उसको आप फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे, और वो रिलेशन हमारे पास क्या है बेटा? V इज़ इक्वल टू √E अपॉन रो। यहाँ डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये आप नेक्स्ट ईयर स्टडी करेंगे फर्स्ट ईयर में। डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, दैट मीन्स कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये रिलेशन तो ये भी बता रहा है कि उसमें स्पीड कम होगी। बट जिस मीडियम के अंदर इलास्टिसिटी क्या होगी, जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या है? ग्रेटर है। अब हम इन दो का कंपैरिजन करते हैं। सो ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, इलास्टिसिटी इज़ डोमिनेंट ऑन डेंसिटी। इलास्टिसिटी डेंसिटी पे क्या है? डोमिनेंट है। इलास्टिसिटी का इफेक्ट या उसका कंट्रीब्यूशन स्पीड ऑफ साउंड को ट्रैवल करने में ज़्यादा है। दैट्स वाई द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, विच मीन्स अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड तो ज़्यादा डेंस होता है, सॉलिड ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। लेकिन फिर इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है कि अगरचे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होने से स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज़ आल्सो मोर ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैसेस, जो लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा है। एंड इलास्टिसिटी इज़ मोर डोमिनेंट ऑन डेंसिटी, जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा डोमिनेंट है डेंसिटी के ऊपर, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलास्टिसिटी इज़ मच मोर देन डेंसिटी। दैट्स वाई न्यूटन गिव्स अस ए फार्मूला। न्यूटन ने हमें ये एक फार्मूला दिया। लेटर ऑन इस पे काम किया एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था लेप्लास, उसमें कुछ उसके ड्रॉबैक थे, उसको करेक्ट किया। ये फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर 8 में हमारा टॉपिक है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो
उसके लिए फिर वो जस्ट एयर के लिए है, बट हम यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन, मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम इको मेथड और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से या इको मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।